अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब ये राज छुपना मुश्किल है, मैं खुद कब तक इन उलझनों का शिकार रहूं। उन्होंने सोचा और फिर अंदर वापस चल पड़े। हलक खुश्क हो रहा था, सोचें दीवाना किए दे रही थी। खुद को शदीद थकन का शिकार महसूस कर रहे थे। अब तो एक और खानदान भी कंदील से वाबस्ता हो गया था। उसे धोखे में रखने का जुर्म नहीं करना चाहते थे। सतूत का ख्याल भी था कि उसका क्या हाल होगा। कोई लालच नहीं था, उन्हें कंदील से कोई और तवक्का नहीं थी। बस अपनी मोहब्बत का शिकार थे और शायद कंदील के शहर का भी। सारी रात वो अपने कमरे में बैठे सोचते रहे। फिर सुबह हो गई। सतूते जहां मामूल के मुताबिक जागी थी। फिर दो बदहवास मुलाजमों ने उन्हें कंपाउंड में पड़ी कुत्तों की लाशों की इत्तला दी और उन्होंने नरम लहजे में कहा, लाशें फेंकवा दो। तीसरा कुत्ता भी गायब है जनाब। जाओ, मुझे मालूम है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा और मुलाजम हैरान बाहर निकल गए। सिकंदर साहब गुस्ल करने की तरफ बढ़ गए। देर तक गुस्ल करके वो रात भर की कसल उतारते रहे। बाहर निकले तो सतूते जहां परेशान खड़ी थी। सुनिए, कंदील कहाँ है? इतनी सुबह कहाँ चली गई? वो आपको कुछ बता कर गई है? क्या मतलब? सिकंदर साहब उछल पड़े। वो कोठी में नहीं है, सतूते जहां ने बताया। सिकंदर फटी फटी आंखों से सतूते जहां को देखते रहे, फिर संभल कर बोले, कहाँ जा सकती है इतनी सुबह? हो सकता है कि वो कुछ कहते कहते खामोश हो गए। चंद लम्हे इसी तरह खामोश रहकर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुमने हर जगह देख लिया है, तभी तो परेशान हूँ, सतूते जहां ने कहा। ओहो भाई, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जहां गई है वहां से वापस आ जाएगी। अब वो बच्ची नहीं है। वो तो ठीक है, मगर रात को उसकी तबीयत कुछ खराब थी, बहुत उदास थी। और फिर वहां तकरीब में जो कुछ हुआ वो गैर मतवक्का था। वो ऐसा नहीं है, टाल भी सकती थी। बहुत मुहज्जब है, वो कभी किसी से तलख बात नहीं करती। लेकिन मैंने उसके बारे में पूछा तो कहने लगी, अम्मी मैं उदास हूँ, ना जाने क्यों मैं उदास हूँ। एक अजीब सी हौल उठ रही है मेरे दिल में, जैसे मुझे कोई याद आ रहा हो। वो कौन है, कहाँ है, मैं नहीं जानती, लेकिन कोई है जरूर। ये अल्फाज कब कहे थे उसने? रात को दरवाजा खोलकर बाहर आई थी जब कर्नल साहब चले गए। परेशान ना हो, वापस आ जाएगी। ख्वामखा दूसरों को भी बदहवास ना कर देना। दोपहर हुई और फिर शाम और आखिर रात। अब तो सब ही होल हो गए। राव सिकंदर की कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे गई और फिर बहुत से लोगों को इधर उधर दौड़ाकर खुद भी बाहर निकल आए। अजीब सी बात थी, लड़की का मुआमला था। किसी से कहते हुए भी उलझ रहे थे। उन लोगों की तरफ भी ख्याल गया जिनसे तलख कलामी हुई थी। बहुत से खदशात भी दिल में आए। मजबूर होकर कर्नल फेरोज खान के पास पहुंच गए। और तुम मुझे अब इतला दे रहे हो? राव, इतनी गैरियत इनकी तो ऐसी की तैसी। अभी सबको थाने बिलवाता हूँ, उल्टा लटका कर खाल उतार दूंगा ससुरों की। नहीं कर्नल, इससे पहले हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। इन लोगों की इतनी जुर्रायत नहीं हो सकती। और अगर ऐसा हुआ है कर्नल, तो फिर उसका जवाब बहुत बुरा होगा। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन इस खानदान को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगी। राव की आवाज में पुराना सिकंदर बोल पड़ा। गजाल को भी ये बात मालूम हुई और किसी से कुछ कहे बगैर कार लेकर निकल गया। सख्त नाराज था कंदील से। उसने गजाल के साथ भी दूसरों जैसा सलूक किया। उसे अपने कमरे से निकाल दिया था और उसने फैसला किया कि जब तक वो उसे खुद ना मनाएगी वो भी उसके पास नहीं आएगा। लेकिन ये सुनकर वो थर्रा गया। कहाँ गई होगी वो? क्या हो गया उसे? एक हंसती मुस्कुराती लड़की किस मुसीबत का शिकार हो गई? वो तो हर वक्त मुस्कुराने वालों में से थी।
یہ اچانک اس کا مزاج کیسے بدل گیا۔ کار لے کر نکل گیا، لیکن اب کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کہاں جائے۔ تلاش کرنے کی کوئی جگہ بھی تو ہو۔ راؤ صاحب کے ہاں کچھ اقتدار تھے، قندیل کی دوستیاں بھی ایسی نہ تھی وہ کسی کے گھر کسی بھی حالت میں اس طرح رہ جائے۔ رات گہری ہوتی گئی، نہ جانے وہ کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ اسے خود بھی اپنی حماقت کا احساس تھا۔ وہ سڑکوں پر نہ تو پھر رہی ہوگی، لیکن کوئی بات تو ذہن میں آئے۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ قندیل کو پاگلوں کی طرح چاہتا ہے اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اسے یہ بھی احساس ہوا کہ قندیل بیمار ہو گئی ہے۔ اس کی ان تمام باتوں میں ہوش مندی نہیں، بلکہ سڑکوں پر رات کا گشت شروع ہو گیا تھا۔ کئی پولیس والوں نے گاڑی پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ وہ سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگا، اور پھر اس وقت چاند نکل آیا جب وہ دل کی ویرانی کا شکار ہو کر ایک ویرانے میں نکل آیا۔ چاروں طرف ہو کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ سامنے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے جن کا تعلق مغلیہ دور سے تھا۔ چاندنی میں سرخ پتھروں کے ڈھیر عجیب عجیب سی شکلیں اختیار کر گئے۔ دفتن اسے ایک ہولناک کہکا سنائی دیا، ایسا کہکا جو مسامات کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ بریکوں پر خود بخود دباؤ پڑا۔ کار کا انجن ایک جھٹکے سے رک گیا، کیونکہ کلچ پر پاؤں نہیں پہنچا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس آواز میں ایسی کوئی خاص بات تھی جسے خوف کے علاوہ بھی کوئی احساس ابھرا تھا، ایک ایسا احساس جس کا مفہوم فوراً سمجھ میں نہیں آیا۔ غزال کی حیران آنکھیں دور دور کا جائزہ لے رہی تھی، اور وہ کشیدہ اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن یہ آواز گیدڑ کی نہ تھی، کیونکہ آخر میں وہ کسی بھیڑیے کی بھونکنے کی آواز میں بدل گئی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ایک سرخ پتھر کے سیل کی طرف اٹھ گئی جس پر کوئی شے متحرک تھی۔ غزال سحر زدہ ادھر دیکھتا رہا۔ ابتدا میں خوف کا احساس ہوا، پھر کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے کھنڈرات کی اسی جگہ لے گیا جہاں وہ متحرک شے نظر آئی تھی، اور پھر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پتھریلی سل پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ بصارت نے کچھ اور کشادگی اختیار کی تو اس نے قندیل کو پہچان لیا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی تھی۔ بھلا اس بات میں کیا امکانات ہیں کہ قندیل ان کھنڈرات میں بھٹک رہی ہو، اور اگر وہ کسی طور پر یہاں آ بھی گئی ہو تو وہ بھی سیدھا ادھر آ گیا۔ اس جگہ کا تصور تو ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا، بس یوں ہی ادھر کا رخ کیا تھا۔ تہمات کی بہت سی کہانیاں اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ بعض اوقات کوئی تصور بھی ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور شکل میں نظر آنے والا وجود حقیقی نہیں ہوتا، لیکن وہ شکل قندیل ہی کی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، اور آنکھیں سونے کی مانند سنہری اور چمکدار تھیں، اور ان میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح دونوں ہاتھ سل پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ غزال اپنے بدن کی اس لرزشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اعصاب چٹک رہے تھے، اور وہ وحشت کہہ رہی تھی کہ فوراً یہاں سے گاڑی لے کر بھاگ جائے اور جان بچائے، لیکن دل کی آواز کچھ اور تھی۔ وہ قندیل کی شکل میں بھی ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قندیل کے نام پر اگر کوئی اسے پہنچ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس شکل کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کے سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دل کی آواز نے اعصاب کو سنبھالا، اور وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، لیکن قندیل کی وحشت زدہ صورت دیکھ کر وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر وہ اس کا تو غزال کو اپنے آپ کو بچا سکے۔ قندیل اس کی طرح بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھنچ گئے، اور اس کی آنکھیں ہولناک گردش کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کی پوزیشن بھی تبدیل کر لی۔ یہ ہولناک منظر اگر اس کے سامنے آتا تو شاید اس کا کلیجہ ہی پھٹ جاتا، لیکن غزال کو ان لمحات میں شدید احساس ہو گیا تھا کہ قندیل اس کے وجود کی گہرائیوں میں کہیں ایسی جگہ جا بیٹھی ہے جہاں سے اسے نکال دینا ممکن نہیں۔
اور وہ ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اور پھر وہ قندیل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نہ جانے کس طرح اپنے حواس کو مجتمع کر کے اسے آواز دی، قندیل! اور قندیل نے ایک بار پھر وہی ہذیانی کہکا لگایا جسے پہلی بار سن کر غزال یہاں رکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کھنڈرات کی ہر چٹان، ہر دیوار نے وہ آواز اگل دی ہو، اور غزال کے قدم ایک دم رک گئے۔ بہرطور انسان ہی تھا اور سحر زدہ ماحول میں تنہا، لیکن اس نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر 2 قدم آگے بڑھا اور قندیل کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ قندیل! اس بار اس کے لہجے میں ایک گراہٹ پیدا ہو گئی، لیکن قندیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو قندیل؟ نبوشا، نائی نوبوشا، قندیل نے خون منجمد کر دینے والے لہجے میں جواب دیا، اور غزال اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ نہ جانے غزال کے اندر کون سی قوت ابھر آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر قندیل کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اب اس کی آنکھوں سے بھی وحشت جھانکنے لگی۔ غالباً یہ خوف کی انتہا تھی جو ختم ہونے کے بعد دلیری میں ڈھل گئی۔ اس نے زور سے قندیل کے بالوں کو جھٹکا دیا، اور قندیل اس جھٹکے سے چٹان سے نیچے آ رہی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین پر ٹکے، لیکن غزال نے اسے گرنے نہیں دیا۔ دفتن ہی قندیل کی آنکھوں سے وہ چمک مدم پڑنے لگی، اور غزال اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ پھر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر قندیل کو اندر دھکا دے دیا، اور ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو گیا۔ جسم اندر سے پھٹا جا رہا تھا، اور ماس کفیت کو وہ نہ تو غصے کا نام دے سکتا تھا، نہ خوف کا۔ بس ایک عجیب سی اعصابی کیفیت اس پر طاری تھی، اور دل چاہ رہا تھا کہ قندیل کو مارے، اس کے رخساروں پر تھپڑ لگائے۔ یہ تو اس نے نہ جانے کیوں قندیل نے کوئی مدافعت نہیں کی تھی، لیکن بہرطور اس نے بڑی بے دردی سے اسے اندر ٹھونس دیا۔ پھر وہ اسے گھورتا ہوا بولا، یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ کیا کر رہی تھی یہاں؟ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عقب سے بہت سے قدم دوڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہوں، اور اگر وہ ایک لمحے کے اندر کار میں نہ جا بیٹھا تو آنے والے اسے دبوچ لیں گے۔ چند لمحات وہ اسی طرح رہا، اور پھر اپنی جگہ سے جنبش کر کے بے مشکل تمام کار کے سٹیرنگ پر آ بیٹھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے کار اسٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ بدروحیں اسے اب بھی اپنے تعاقب کرتا ہوا محسوس ہوئی، البتہ قندیل کی طرف سے کوئی تحریک نہ ہوئی۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد اس کے حواس کس قدر درست ہوئے، اور اس نے عقب نما آئینے کی پوزیشن تبدیل کی۔ قندیل سیٹ پر تقریباً دراز ہو گئی اور عقب نما آئینے میں نمایاں نہیں تھی، تاہم غزال اس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کا منتظر رہا، اور کار سڑک پر دوڑتی رہی۔ کار کافی دور نکل آنے کے بعد وہ کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے کار کی رفتار سست کی، بریک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا، اور کافی مطمئن ہو گیا، کیونکہ قندیل گھٹنوں میں سر دیے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ غزال نے گہری گہری کئی سانسیں لی، اور پھر اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ فیصلہ یہی کیا جا سکتا تھا کہ قندیل کو سکندر کے گھر لے جایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا کرتا۔ چنانچہ ایک بار پھر اس نے کار تیز رفتاری سے دوڑانی شروع کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد سکندر کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اندرونی کمرے روشن تھے، جس سے ظاہر تھا کہ راؤ سکندر کے ہاں لوگ جاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سونے والی بات بھی نہیں تھی۔ پھر جب وہ اندر پہنچا تو اس نے کرنل فیروز خان کی گاڑی بھی دیکھی، وہ یہیں آ گئے تھے۔ چنانچہ اس نے کار کا ہارن بجایا، اور چند ہی لمحات کے بعد 2 ملازم اور کرنل فیروز اور سکندر باہر نکل آئے۔ غزال کی گاڑی دیکھ کر وہ اسی کی جانب لپکے۔ سکندر نے دور ہی سے کہا، غزال بیٹے کچھ۔ غزال دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، اور اس نے سکندر کے پاس پہنچ کر کہا، وہ عقبی سیٹ پر لیٹی ہوئی ہے۔ کیا؟ دونوں اچھل پڑے اور فوراً ہی عقبی سیٹ کے نزدیک آ گئے۔ سکندر نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور قندیل کا پاؤں پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا۔ قندیل، قندیل بیٹی! نہیں،
अंकल गालबन वो सो रही है या फिर? गजाल ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कर्नल फिरोज खान भी गहरी निगाहों से कंदील को देख रहे थे। सिकंदर ने इधर उधर देखा और फिर खुद ही आगे बढ़कर कंदील को बाहर घसीटने लगा। मुलाजमों को आगे बढ़कर कंदील के बदन को हाथ लगाने की जुर्रत नहीं हुई। अलबत्ता कर्नल फिरोज खान ने सिकंदर का साथ दिया। कंदील के दोनों बाजू उन दोनों ने अपने शानों पर रखे और उसके जिस्म को सहारा देकर उसे अंदर ले जाने लगे। वो बिल्कुल ही बेजान नजर आ रही थी। गजाल ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कंदील को उसके कमरे में ही ले जाया गया। सतूत जहां ने भी बाहर आवाजें सुन ली, चुनाचा वो भी बाहर आ गई। उन्होंने कंदील को देखा और उनके हलक से एक सिसकी भरी आवाज निकली जिसके कोई मैनी ना थे। वो खामोश रही। अलबत्ता जब कंदील को उसके बिस्तर पर लेटा दिया गया तो वह बेइख्तियार रोती हुई उस पर झुक गई। तुम इसे संभालो, मैं गजाल से मालूम करता हूँ कि ये उसे कहाँ से मिली, सिकंदर ने कहा और फिर दरवाजे की जानब बढ़ गया। आओ गजाल, आइए कर्नल साहब दूसरे कमरे में बैठेंगे। वैसे उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं, मालूम होती मेरा मतलब है। सिकंदर खुद भी नहीं जानते थे कि उनका मतलब क्या है। गजाल खामोशी से उनके साथ बाहर निकल आया। सिकंदर ने अपने कमरे में पहुंचते ही कहा, कहाँ मिली ये? खंडरात में, गजाल ने जवाब दिया। तन्हा थी? जी। वो किस आलम में थी? क्या अर्ज करूं अंकल, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत ही खौफनाक कैफियत थी। कंदील की वो दीवानों की तरह कहके लगा रही थी और उसके हलक से भेड़ियों जैसी आवाजें भी बुलंद हो रही थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे वीराने में भेड़िए चीख कर किसी को बुलाते हैं, गालबन अपने हम नस्लों को। कर्नल फिरोज ने मुतहय्यराना निगाहों से सिकंदर को देखा। सिकंदर के चेहरे पर अलबत्ता हैरत के आसार नहीं थे। गजाल ने कहा, अंकल आपका क्या ख्याल है, क्या ये किसी का दौरा हो सकता है? हाँ बेटे, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? अंकल क्या पहले भी कभी ऐसा कोई दौरा पड़ चुका है? गजाल ने सवाल किया और सिकंदर किसी सोच में गुम हो गए। शदीद कशमकश का शिकार थे। अगर कर्नल फिरोज और गजाल बस यूं ही आम से लोग होते तो कोई बात ना थी, वो टाल देते। लेकिन अब उन लोगों का ताल्लुक भी बराह रास्त कंदील से हो चुका था और कंदील की जो कैफियत उनकी निगाहों में आई थी उसके बाद सूरत हाल में तब्दीली के अमकानात थे। इसी सोचो विचार में मुब्तला थे कि कुछ कहें या ना कहें, ताहम जवाब देना जरूरी था, इसलिए कहने लगे, नहीं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी है। पार्टी के दिन ही नहीं, उससे पहले भी मैंने अपने तौर पर उसकी कैफियत में तब्दीलियां महसूस की। हालांकि अंकल कुछ अरसा पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थी। माफ कीजिएगा, मैं जरा बेतकल्लुफी से बोल रहा हूँ, मगर मैं कंदील के लिए सख्त परेशान हूँ। मैं जानता हूँ बेटे, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। हमें पहले तो ये सोचना होगा कि कंदील की इस कैफियत का मुहर्रक क्या है। कर्नल फिरोज खान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ अंकल, अगर ये कोई मर्ज है तो आखिर इसकी कोई वजह तो होगी। मेरे ख्याल में हम फौरी तौर पर मुख्तलिफ डॉक्टरों से रजू करें और उनके सामने ये तफसील रख कर उनसे मशवरा मांगे, ताकि अगर कोई जहनी मसला है तो उसका हल फौरी तौर पर दरियाफ्त हो जाए और मर्द को आगे ना बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मेरा ख्याल है कि कर्नल साहब कल दिन में उसकी कैफियत देख लेते हैं, इसके पास मैं आपसे मुलाकात करूंगा और फिर हम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तुम अपने आप को तन्हा ना समझना सिकंदर, और फिर ये तन्हाई की बात भी नहीं है। कंदील से हमारा तुम्हारे अलावा भी एक राब्ता है, चुनाचा इस मसले को मिलजुल कर ही हल करना होगा, कर्नल फिरोज खान ने कहा और सिकंदर मगमूम अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर वो कर्नल और गजाल को बाहर तक छोड़ने आया। जब वो दोनों चले गए तो सिकंदर उस कमरे में पहुंच गया जहां सतूते जहां कंदील के सरहाने बैठी उसके बाल दुरुस्त कर रही थी।
सिकंदर ने बगौर कंदील का जायजा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। हुलिया भी बुरी तरह बिगड़ गया था। सतूते जहां ने रोते हुए कहा, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई? उसे ये तो कभी फूल की तरह शगुफ्ता थी। और फिर एक दिन प्रोफेसर गौरी ने राजदेव से मुलाकात की और कहा, देव जी, कुछ तकलीफ देनी है आपको। फरमाइए प्रोफेसर। क्या आपने प्रोफेसर चार्ल्स मैक्स का नाम सुना है? कुछ जहन में नहीं है। कायनात नामी किताब जहन में है? समझ गया, बहुत बड़ी किताब है। वो तो चार्ल्स मैक्स भी याद आ गए, जो उसके मुसन्नफ है। उन्होंने तो अजायबात आलम का बहुत बड़ा गहरा तज्जिया किया है। गोया वो किताब पढ़ी है आपने। मेरा पसंदीदा तरीन किताब है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि प्रोफेसर चार्ल्स यहाँ आए हैं और सिर्फ आपसे मुलाकात करने। वो वाकई बड़े एजाज की बात है, मगर उन्हें मेरे बारे में कैसे ही मालूम हुआ? वो बस मेरा मजमून पढ़ा था, चुनाचा यहाँ आकर उन्होंने मुझसे ही राब्ता कायम किया। आपने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी। प्रोफेसर साहब, चार्ल्स बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मैं तो इस पाए के लोगों से मुलाकात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। राजदेव ने कहा, तो फिर जो दिन भी मुकर्रर करे। प्रोफेसर गौरी ने कहा। प्रोफेसर का क़याम कहाँ है? होटल में ठहरे हैं। उनके कुछ हम असर भी हैं साथ। 5 अफराद का ग्रुप है। मैं उस एक एजाज के हसूल के लिए हर वक्त तैयार हूँ। दिन का तयन भी आप ही कर ले प्रोफेसर। कल का दिन क्या बुरा है? तो कल लंच मेरे साथ होगा, आप उन्हें दावत दे दें। राजदेव ने कहा, फिर जल्दी से बोला, या आप हुक्म दें तो मैं खुद यहाँ चल कर। ओह नहीं डियर राजदेव, अब मैं इतना भी नहीं चाहूँगा अपने अहले वतन के लिए। ये लोग गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। प्रोफेसर गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और राजदेव शाने हिलाकर खामोश हो गया। प्रोफेसर गौरी कहने लगे, तो फिर कल 12 बजे हम आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा। खाने से फरागत के बाद प्रोफेसर चार्ल्स की फरमाइश पर सब नवार्द खाने में पहुंच गए और प्रोफेसर हैरान रह गया। उसने उसे दुनिया का बेहतरीन नवार्द खाना करार दिया और जहां की एक एक शय को बड़ी गहरी निगाह से देखा। फिर वो लाश के पास पहुंच गया, जिसका ताल्लुक मिस्र से नहीं था, लेकिन कदीम मिस्र की तहरीक हनूद की मजहर थी। प्रोफेसर चार्ल्स के मुंह से बेइख्तियार निकला, ओह मेरे खुदा, ये मम्मी है। गोया तुम्हारी पहुंच, मगर इसके नकूश मिस्र से ताल्लुक नहीं रखते। ये तुमने कहां से हासिल की? इसकी कहानी भी मेरी जिंदगी की दिलचस्प। राजदेव ने लाश को देखते हुए कहा और फिर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने कोई अजीब बात देखी थी, इसलिए उसके अल्फाज अधूरे रह गए। लेकिन दूसरे तमाम लोग चौंका इस लाश की तरफ मतवज्जा थे, इसलिए उन्होंने राजदेव के नामुकम्मल जुमले पर तवज्जो नहीं दी। चंद लम्हात के बाद प्रोफेसर चार्ल्स ने कहा, ये अजीब है, बेहद अजीब। कम अज कम तारीख मिस्र के किसी इलाके में ये नकूश नहीं मिले। तरीके हनूत में भी फर्क है। बिलाशुबा ये काबिल तहकीक शय है। आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे मिस्टर देव। राजदेव ने संभल कर कहा, और वो कुछ खो सा गया। इसकी कहानी भी मेरी जिंदगी की एक दिलचस्प कहानी है। ये नायाब शय आपको कहां से दस्तयाब हुई? हमारे अपने वतन के एक इलाके से। राजदेव ने खुद को संभाल लिया। फिर उसने लाश के हसूल की पूरी कहानी सुना दी, जिसमें उस बच्ची का जिक्र भी था जो हयात थी और महज़ब दुनिया में परवरिश पा रही थी। प्रोफेसर चार्ल्स और दूसरे लोग ये कहानी सुनकर शशदर रह गए। खुदा की पनाह, क्या ये इस सदी की सबसे अजीब बात नहीं? प्रोफेसर चार्ल्स ने हैरानी से कहा। लेकिन मिस्टर राजदेव, आपको इस बारे में जुस्तजू नहीं हुई कि किसी तरह ये कहानी मालूम करें? मिस्टर सील ने पूछा। हम आपकी तरह वसाइल नहीं रखते मिस्टर सील, और फिर मैं आपसे ये भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं महम जो हूँ मुहक्कक नहीं। मैं तो ये नक्श भी नहीं समझ सका। नक्श? प्रोफेसर गारसा ने चौंक कर कहा। मैं दिखाता हूँ, राजदेव ने कहा, और फिर वो एक तरफ बढ़ गया। वो एक चौकोर बॉक्स के पास पहुंचा और एक बार फिर उसके चेहरे पर हैरत नजर आई।
वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। भरतचंद्र तअज्जुब से राजदेव को देख रहा था। चौकोर बॉक्स खाली था और चमड़े पर बने हुए वो नक्श जो उस लाश के पास से दस्तयाब हुए थे इस बक्स में मौजूद ना थे। राजदेव दोबारा लाश के पास आया और उसने शीशे का वो ताबूत खोला और उस पर झुक गया। चमड़े का रंगीन कोना उसे लाश के कमरे के नीचे से नजर आ गया। ये वही जगह थी जहां से पहली बार उन्हें ये नक्श दस्तयाब हुए थे। राजदेव ने लाश को थोड़ा सा सिरका कर चमड़ा बाहर खींच लिया और उसे गारसा के सामने पेश करते हुए कहा, ये हैं वो नकूश जो मुझे इस लाश के पास से दस्तयाब हुए। गारसा सनसीखेज नजरों से चमड़ा देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए आहिस्ता से कहा, बेहद अजीब, बेहद पुरस्कार। राजदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो निचला होंठ दांतों में दबा लिया। अब वो ज़हनी हिजान का शिकार नजर आ रहा था और मेहमानों के सामने खुद पर काबू पाने में कशां था। हम इसकी तस्वीर बना सकते हैं मिस्टर राजदेव? प्रोफेसर चार्ल्स ने पूछा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, राजदेव ने कहा। बेहद शुक्रिया। वैसे आपकी इजाज़त हो तो हम इसके बारे में तहकीक भी करेंगे। मैं चंद माह में कुछ मसरूफ़ हूँ। फुर्सत मिलते ही आपको जहमत दूंगा और हम इस इलाके का दौरा करेंगे जहाँ से आपको ये अनोखी शय दरियाफ़त हुई। अगर आप इस वक्त हमारा साथ दे सकें तो ठीक है, वरना हम सिर्फ आपसे तफसीलात पूछेंगे। मैं उसे इस सदी की सबसे हैरत अंगीज चीज़ करार देता हूँ। ख़ास तौर पर वो बच्ची मेरे लिए बहुत तअज्जुब खेस है जो जिंदा है और उसका ताल्लुक इस अनोखी लाश से है। ज़रूर प्रोफेसर, हो सकता है इस तरह मुझे भी इसके बारे में कुछ मालूम हो जाए और कंदील, मेरा मतलब है उस बच्ची का राज भी खुल जाए। राजदेव ने कहा। क्या वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है? गारसा ने पूछा। बिल्कुल बड़ी हो गई है, वो तालीम हासिल कर रही है। ताज्जुब है, हम उसे एक आम सी बात भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे हैरतनाक चीज़ ये है कि औरत की लाश को हनूत किया गया है और शायद कदीम मिस्र के तरीका हनूत से बेहतर तरीके से। अगर ये कोई आम बात भी है तो कम से कम इन लोगों के बारे में मालूमात दिलचस्प होंगी जिन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया। बिलाशुबा प्रोफेसर, राजदेव ने कहा। बहरहाल मिस्टर राजदेव, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ आकर हमें बेपनाह खुशी हासिल हुई और आपके इस नवार्द खाने को हम दुनिया का बेहतरीन नवार्द खाना कह सकते हैं। मैं आइंदा जब नई तहकीकात के बारे में कुछ लिखूंगा तो मैं आपके इस नवार्द खाने का नाम सर फहरिस्त होगा और मैं इसे इसका सही मकाम दूंगा। इसके अलावा ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो चुकी है कि जो नहीं मैं अपनी मसरूफियात से फारग हुआ इस सिलसिले में तहकीकात के लिए आपको जहमत दूंगा। मुझे खुशी होगी प्रोफेसर चार्ल्स, राजदेव ने कहा। फिर उन लोगों ने वापसी की इजाजत मांगी। प्रोफेसर गौरी इनके साथ ही चले गए। अलबत्ता भरतचंद्र राजदेव के साथ तन्हा थे। उन्हें रुखसत करने के बाद दोनों कोठी के ड्राइंग रूम में आ बैठे। भरतचंद्र ने फौरन पूछा, राजदेव, एक बात बताऊं? नवार्द खाने में पहुंचकर तुम कुछ परेशान से हो गए थे। हाँ, मैं अब भी परेशान हूँ। दरअसल मैंने वहाँ कुछ तब्दीलियाँ देखी, राजदेव ने जवाब दिया। कैसी तब्दीलियाँ? भरतचंद्र ने पूछा। अजीब बात है, मेरे इस नवार्द खाने में 3 अफराद काम करते हैं। ये तीनों मेरे एतमाद के मुलाजिम हैं और मैंने कभी उनके अंदर कोई कोताही नहीं पाई। तीनों ही मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद हैं। उनके सुपर्द नवार्द खाने की सफाई सुथराई का काम है और एक ही चीज़ को चमकाना उनकी जिम्मेदारी है। यूँ समझ लो कि भरतचंद्र के वो मुकम्मल तौर पर इस नवार्द खाने के निगरान हैं और उनमें से कोई दूसरा काम नहीं लेता। इस तवील तरीन दौर में उनमें से किसी मुलाजिम ने नवार्द खाने की कोई शय इधर से उधर नहीं की। बस उनका अपना काम होता है और उसे अंजाम देने के बाद वो फारग हो जाते हैं। यहाँ मौसमी हालात के तहत इन चीज़ों की हिफाजत की जो जिम्मेदारी होती है वो इस जिम्मेदारी को भी अंजाम देते हैं। बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह जूं की तूं हैं, लेकिन एक तब्दीली ने मुझे हैरान किया।
वो तब्दीली क्या थी? भरतचंद्र ने पूछा। वो लाश तुमने शायद पहले भी देखी होगी भरतचंद्र, और हो सकता है उसकी तरतीब तुम्हारी जहन में हो। हमने उसके जिस्म के वो लकड़ी के जेवर उतार के एक अलग केस में रखे थे। उसकी गर्दन में पड़ा हुआ सोने का सांप उस छोटे बक्स में था, और उसके जिस्म के नीचे से बरामद होने वाले चमड़े का वो टुकड़ा जिस पर रंगीन नक्शो निगार बने हुए थे, एक अलग चौकोर बॉक्स में रखा हुआ था। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लाश का लकड़ी का जेवर उसके जिस्म पर मौजूद था। सोने का सांप अपने केस से निकलकर उसकी गर्दन में आवीज़ा हो गया, और चमड़े की वो तहरीर ऐन उसी जगह मौजूद थी जिस जगह हमने पहली बार उसे देखा था। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि ऐसे कैसे हुआ। अगर मुलाजमों ने ये हरकत की है तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें किसी चीज को हाथ लगाने की ममानत थी। उनमें से किसी की जुर्रायत कैसे हुई कि उसने अपने तौर पर ये सब कुछ किया हो।